नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक स्पेशल फॉल्ट जो कि ड्यूल डेकर सीपीयू में पाया जाता है, उसमें हमें सीपीयू और रैम को रिबॉल करके लगाना पड़ता है। तो इसमें मेरे टेक्नीशियन बंदों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही। आपको मैं एकदम अच्छी तरीके से और परफेक्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। उस तरीके को यूज कीजिए, 101% आपका फर्स्ट टाइम में सेट ओके हो जाएगा। ये सैमसंग का M21 मॉडल है और इसके अंदर ये CPU लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी फ़ोन का CPU डेवलप कर रहे हो तो उसकी एक पिक ले लेनी है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये इधर कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं, कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो जब CPU को रिमूव करते हैं तो हट जाती है। तो आपको पता चल जाएगी ये कहाँ किस लोकेशन से हट गई है। तो उसके लिए आपको एक पिक ले लेनी। दूसरी क्या करना है, ये जो CPU दिख रहा है आपको, चारों तरफ सैमसंग ग्लू है। इस ग्लू को अच्छी तरीके से कटिंग करना है। और ये जो बड़े बड़े कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको, ये जो आईसी है, ग्राफिक्स आईसी है, इन सब को ग्लू है वो आपको कटिंग करके रखना है। तो पहला स्टेप आपको यही है कि आपको इसका एक डायग्राम का फ़ोटो क्लिक कर लेना है। दूसरा ये है कि मैं आपको थोड़ा इसका जो टेम्परेचर है उसको क्लियर कर दूं। जब आप ग्लू हटाते हैं तो मैंने देखिए चैनल पे सेट करके रखा है 236 और एयर 60। CPU के बाहर की ग्लू हटाने के लिए आपको यह टेम्परेचर रखना है। उसके बाद में चैनल 2 है, इस पर मैंने देखिए 360 रखा है। इस टेम्परेचर का यूज़ आपको आईसी को रिबॉल करने के लिए यूज़ में लेना होता है। और यहाँ पे आप इनकी सहायता से कमती बत्ती कर सकते हैं। तो जब अपन रिबॉलिंग करेंगे तो हम इसको सेट करेंगे 30 और 40 के बीच में। तीसरा, जब आप आईसी CPU, दोस्तों ड्यूल डेकर का कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको। आज देखिए आपके सामने ये जो नोज़ल है ना, नोज़ल को आपको पूरा हटा के और इस तरीके से आपको हीटिंग देनी है। टेम्परेचर रखना आपने 360 पे रखना है। इस तरीके से देख लिया आप, जब भी आप CPU रैम को हटाओ तो इससे क्या है, पूरी आईसी पे बराबर का टेम्परेचर लगेगा और आईसी पूरी कंप्लीटली मेल्ट होगी। कोई भी ट्रैक है वो टूटने का चांसेस बिल्कुल नहीं रहेगा। तो जैसा मैं आपको इस ट्रिक में बता रहा हूँ वैसा आप यूज करके एक सेट पे ट्राई कीजिए, आपको फ़र्क अपने आप पता चल जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मदरबोर्ड की एक पिक ले लेनी है। पिक लेने से फ़ायदा ये है कि अगर कई बार आप जब आईसी हटाते हैं आपकी कोई रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वगैरह एक दूसरे के पास पास चले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगा देते हो या फिर कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस लगा देते हो, या आपको पता नहीं रहता कि यहाँ पे कुछ था या नहीं। तो आपको पिक से वापस पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा पार्ट्स लगा हुआ था। अब आपके सामने सबसे पहले मैं ग्लू कटिंग कर रहा हूँ। मैं ग्लू कटिंग के अंदर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज लेता हूँ और एयर लेता हूँ 50। इस टेम्परेचर पे क्या है, ये जो सैमसंग का ग्लू होता है ये ग्लू एकदम लचीला ग्लू होता है, तो ये आसानी से ग्लू कट जाता है। अगर हार्ड ग्लू होता है तब हमें टेम्परेचर थोड़ा 250 के तकरीब रखना पड़ता है। ग्लू कटिंग करते समय आपको एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ग्लू कटिंग एकदम क्लीन करना है, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है और चारों तरफ से आपको अच्छी तरीके से ग्लू कट कर लेना है। CPU के पास में ये जो ब्लैक कलर की आईसी आपको दिख रही है ये ग्राफिक्स आईसी होती है, इसको भी चारों तरफ से आप ग्लू हटा लीजिए और आईसी के चारों तरफ जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उन सब से ग्लू कट कर लीजिए। याद रखिएगा जितना आपका क्लीनिंग अच्छा होगा उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपके सामने ये ग्लू कटिंग हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता आराम से एकदम कॉन्फिडेंटली काम कीजिए। वन टाइम वन शॉट आपका सेट रिपेयर हो जाएगा। आपके सामने ग्लू कटिंग हो रही है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। अच्छी तरीके से चारों तरफ से ग्लू कट करना आपको और टेम्परेचर 200 एयर 50 मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने।
ध्यान रखिएगा कोई भी कंपोनेंट इधर उधर ना हो, और आहिस्ता आहिस्ता 2 मिनट की जगह 5 मिनट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम आपको बढ़िया से बढ़िया करना है। वन टाइम काम होना चाहिए। अगर वन टाइम काम करना है तो पेशेंस और हाथ की सफाई, काम करते सफाई बिल्कुल आपको रखनी पड़ेगी, आराम से। अब देखिए आपके सामने मैं नोज़ल मैंने हटा दी है, विदाउट नोज़ल। टेम्परेचर मैं रख रहा हूँ 360 और एयर है 60। अब मैं नोज़ल को आईसी के ऊपर रख दूंगा। आपको एक ही जगह नोज़ल को रख देना है, मूवमेंट नहीं करना है। और स्नैपर से देखिए, मैं जैसे ही आईसी आपकी मेल्ट होगी, ऊपर वाली जो रैम है, तो मैं स्नैपर से इसको अलग कर लूँगा। आपके सामने देखिए, बिल्कुल भी आपको एयर और हीटिंग इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सामने देखना किस तरीके से आईसी आसानी से हट जाएगी, क्योंकि इस तरीके से क्या है, जो हीटिंग होती है वो पूरी आईसी पे लगती है, और नोज़ल है वो लगभग आईसी के आकार की ही है। तो आपके सामने रैम को मैंने अलग कर लिया है। अब रैम के बाद में हम सीपीयू को हटाएंगे। इस मेथड से अगर आप सीपीयू को हटाते हैं तो नीचे के बॉल है उनके टूटने की संभावना बहुत कम रहती है, और आईसी भी सेफ रहती है। आप ये जो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा होता है उसको हटाने के बाद में आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि वो मेल्ट हुआ है। उसके बाद में इसको आप अंदर डालना आईसी के नीचे। आप खुद देखना कि कितनी इजी तरीके से आपका सीपीयू हटने वाला है। आप ये देखिए, थोड़ी सी जगह बनाई मैंने नीचे आईसी के, ये देखिए, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। विदाउट नोज़ल रैम और सीपीयू को मैंने अलग किया है। आप देखिए सरफेस दिख रही है आपको, पूरी आईसी मेल्ट हो गई थी। जब पूरी आईसी मेल्ट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती। अब मैं पेस्ट लगा के जो बड़े बड़े बॉल है उनको एक बार क्लीन कर लेता हूँ। और याद रखिए, नीचे की सरफेस को आपको 0 लेवल पे रखना है। 0 लेवल जब आप कर लोगे, यानी कि एकदम अंगुली से आप टच करोगे, तो आपको बिल्कुल फ्लैट मिलनी चाहिए। अगर आपकी सरफेस फ्लैट होगी तो जब आप सीपीयू वापस लगाओगे तो उसकी सारी की सारी बॉल्स है वो बराबर टच होगी, और आपको दोबारा सीपीयू डेवलप करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीपीयू बहुत ही अच्छी तरीके से आपका बोर्ड पे बैठ जाएगा। आपके सामने मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ। इस समय मैं टेम्परेचर आयरन का वो 350 रखता हूँ। T-Bar आयरन यूज़ कर रहा हूँ मैं। आपको नीचे की सरफेस बिल्कुल क्लीन करनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब मैं विक की सहायता से सरफेस को क्लीन कर रहा हूँ। ये लगभग 1 घंटे का प्रोसेस होता है, और अगर आप सावधानी से और सफाई से काम करोगे तो 1 शॉट आपका काम होगा ही होगा। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से केयरफुली काम करना है। विक की सहायता से मैं एकदम फ्लैट कर रहा हूँ सरफेस को। विक को रोजिन में डुबो के आपको यूज़ लेना है, और ध्यान रखिएगा विक को विदाउट पेस्ट या विदाउट रोजिन कभी भी नहीं चलाना है, क्योंकि अगर विदाउट रोजिन या विदाउट
पेस्ट के आप यूज़ में लोगे तो बोर्ड की जो प्रिंट है वो डैमेज हो जाएंगी, तो आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आयरन भी हमेशा पेस्ट के साथ में यूज कीजिए, तभी वो सही तरीके से वर्क करता है। एकदम क्लीनिंग हो रही है आपके सामने और सारा काम वन टाइम में ही होगा आपका। अब कॉटन से सरफेस को क्लीन कर रहा हूँ। आपके सामने क्लीनिंग हो रही है। एकदम देखिए 0-0 सरफेस चेक कर रहा हूँ। कोई भी बॉल आपको उंगली के टच नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथली। ये जो रेम है, अब मैं पेस्ट लगा के और रेम को मोटे मोटे जो दाने हैं उनको साफ कर रहा हूँ। आपको पेस्ट का यूज करना है प्रॉपर मात्रा में, और वन टाइम ही रेम रिबॉल हो जाती है, तो रेम में कोई दिक्कत नहीं। आप केवल ये मेथड देखिए आपके सामने ही। सबसे पहले तो आपको बड़े बड़े बॉल हैं उनको बराबर लेवल पे ले लेना है। अब एक बार उधर से लेने के बाद में मैं CPU साइड है उसको पेस्ट लगा के और बॉल है उनको बराबर कर लेता हूँ। आपके सामने पूरा कंप्लीटली प्रोसेस, आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए तो आपको दुनिया भर के वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है। एकदम इजी है, कॉन्फिडेंट रहिए। और मेन होता है वो टेम्परेचर और एयर का कॉम्बिनेशन होता है। अब मैं इसको स्टैंड पे रख लेता हूँ CPU को। स्टैंड पे रख के CPU की सरफेस को क्लीन करूँगा मैं। रेम साइड रिबॉल करने से पहले आपको CPU को एकदम अच्छी तरीके से रेडी करके रख लेना है डेवलपिंग के लिए। पहले रेम डेवलप होगी, उसके बाद में CPU साइड डेवलप होगी। अब पेस्ट लगाए हम, आपको बता चुका हूँ। विग जब भी चलाओ पेस्ट के साथ में ही चलाना है, वरना आपका CPU डैमेज हो जाएगा। CPU के या फिर बोर्ड के प्रिंट है वो साथ में आ जाएंगे विग के। तो आवश्यकता अनुसार पेस्ट का यूज कीजिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। और पेस्ट है वो अच्छी कंपनी का यूज करना चाहिए। एमटेक का मैं यूज कर रहा हूँ। हमेशा काम है वो बढ़िया टूल्स के साथ में करना चाहिए। अब मैंने क्या है, इस पर थोड़ी सी PPD ले ली है। PPD और पेस्ट के साथ में विक को घुमाएंगे हम, तो इससे क्या है, नीचे का जो ग्लू है वो और मेल्ट हो जाएगा और सरफेस एकदम चांदी की तरह चमकने लगेगी। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से काम करना है। आपको टारगेट लेके चलना चाहिए कि भाई मैं वन टाइम जब CPU लगा दूंगा तो मेरा वन टाइम ही काम होना चाहिए। अब मोटा मोटा जो ग्लू है वो मेल्ट हो गया है। अब देखिए मैं टेम्परेचर 238 यूज़ कर रहा हूँ और इस फावड़े की सहायता से मैं ग्लू को क्लीन कर रहा हूँ। जब आप इसका यूज़ करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल भी हल्के हाथ से इसको यूज़ करना है और पूरा ग्लू है वो धीरे 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 CPU साइड से हम हटाएंगे।
एक दो सेट जब आप कर लोगे तो बिल्कुल भी आपको इजी लगेगा। मुझे ये ड्यूल डेकर एकदम आसान लगता है, क्योंकि 200 प्लस सेट मैं कर चुका हूँ सैमसंग के ड्यूल CPU। पहले तो काउंट करते थे, अब तो दिन में 100 सेट सैमसंग के आते ही हैं। तो कुछ स्टाफ कर लेता है, कुछ मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ये टेक्निक मैंने स्टाफ को बता दी है। आप देखना, जब आईसी पूरी क्लीन होगी ना तो चांदी की तरह चमकने लगेगी, और एक भी प्रिंट इस मेथड से डैमेज नहीं होगा आपका। आपको दिख रही होगी सरफेस चमक रही है। वापस CPU को मैं स्टैंड पे रख लेता हूँ, और ध्यान रखिए CPU गर्म होता है तो इसको ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं देना होता है। वापस साइड चेंज करके, और जिस साइड से ग्लू है उसको हम साफ़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि क्लीनिंग मस्ट, हाई क्वालिटी की क्लीनिंग करनी है आपको। और जब हम रैम को रिबोल करेंगे उस समय भी क्लीनिंग का बहुत योगदान रहता है, वो भी आप देखेंगे। अभी हम CPU को क्लीन कर रहे हैं, और इस वीडियो में जो भी काम है वो वन टाइम ही कर रहे हैं हम। तो आपके सामने पूरा मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। अब जो रैम साइड है उस पे आपको क्या करना है, पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगा के आयरन को मूव कराना है, राउंड 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 करना है। साथ में आपको PPD ले लेनी है। बस ये देखिए, इस तरीके से राउंड राउंड आपको चलाना है। इससे क्या है, अंदर का जो PPD वगैरह है वो सारा बाहर आ जाएगा, साथ में ग्लू भी बाहर आ जाएगा। आपको 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से अच्छी तरीके से पेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है आपको। विदाउट पेस्ट आप आईसी पे मूवमेंट कराओगे तो न तो बॉल निकलेंगे, और आईसी की जो सरफेस है, जो गोले होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो अब मैंने आईसी को बाहर निकाल लिया स्टैंड से। अब देखिए, आपको ब्रश की सहायता से 3 से 4 मिनट तक अच्छी इसकी क्लीनिंग करनी है। ब्रश है वो मजबूत दांतों वाली होनी चाहिए, और यही आपका मेन इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ज़्यादातर जो टेक्नीशियन भाई हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सफाई करते हैं, आपका ग्लू यहीं ही निकलेगा, 100% निकल जाएगा। तो देखिए, आपको एक बार सीधा, उसके बाद में बाहर की तरफ, एक बार सीधा बाहर की तरफ, इस तरीके से 3, 4, 5 मिनट तक आईसी की बहुत अच्छी तरीके से क्लीनर की सहायता से आपको साफ़ करना है। और क्लीनर है वो आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जहाँ तक हो रिलीफ वगैरह जो कंपनी है उनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वो वाइट जो सरफेस होती है वो नहीं करती है एकदम। तो आपके सामने देखिए, गड्ढे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। ठीक है, जो बचा हुआ है उसको वापस मैं क्लीन कर रहा हूँ। तो आपको बार बार आयरन से कुछ नहीं, आयरन तो आपको केवल 1 से 2 मिनट तक राउंड राउंड घुमाना है PPD के साथ में। उसके बाद में ये जो क्लीनिंग है यही महत्वपूर्ण है। इस क्लीनिंग से आपका 101% सारा ग्लू बाहर आ जाता है। ब्रश आपकी अच्छी वाली होनी चाहिए, मजबूत जो ब्रश आती है वो होनी चाहिए। अब वापस आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, छोटी सी आपको 2 सी दिख रही होगी, ये आपका CPU देखिए कैसे चमक गया है, और ये उसकी दूसरी सतह है।
रैम वाली, जिसको हम डेवलप करेंगे। तो वापस एक बार वापस मैं पेस्ट लगा के रैम साइड थोड़ा ग्लू क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको वापस क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद में आपको 183 पीपीडी लेनी है और कपड़े से इसको थोड़ा सा सूखा लेना। उसके बाद में आपको आईसी को अच्छी तरीके से रैम साइड को प्रेस करना है, आराम से, जोर नहीं देना है वरना आपका सीपीयू क्रैक हो सकता है। और ध्यान रखना इसमें अपने जो सीपीयू है, ये जो छोटी सी होती है वही इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको रिबोल आपको अच्छी तरीके से करना है। पीपीडी को अच्छी तरीके से फिल कर लीजिए। पीपीडी जितना अच्छा फिल करोगे तो बॉल भी उतनी अच्छी बनेगी आपकी, क्योंकि मेन है वो रैम साइड ही होता है। सीपीयू साइड तो हर कोई कर ही लेता है, रैम का मैंने आपको बता दिया कुछ नहीं। मेन क्लीनिंग करनी है आपको ब्रश से, और ब्रश से क्लीनिंग में ही साफ हो जाएगा आपका पूरा रैम साइड अच्छी तरीके से। अब कॉटन से हम इसको थोड़ा कॉटन के अंदर रखेंगे और मसल के इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इससे क्या है कि पूरा अच्छी तरीके से अंदर चली जाती है पीपीडी, और साफ कर लेते हैं वापस कॉटन। अब ये पीपीडी है वो सारे गड्ढों को अच्छी तरीके से फिल कर चुकी है। अब हम यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 एयर की सहायता से हम इसको रिबॉलिंग करिए। देखिए आपके सामने बॉल बन गई है, आपको दिखाता हूँ मैं। और बड़ी सी में अगर एक दो बॉल नहीं भी बनती है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है, लेकिन छोटी सी एकदम प्रॉपर बननी चाहिए। ये देखिए आपके सामने एकदम मोतियों की तरह चमक रही है। मैंने कुछ नहीं किया, वही प्रोसेस यूज में लिया जो मैंने आपको बताया। देखिए बड़ी सी में कुछ आपको बॉल्स दिख रही होगी जो नहीं बनी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको छोटी सी को ही ध्यान में रखना है। छोटी सी अगर सही बना ली तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी। आपको जो मैं इंडिकेशन कर रहा हूँ ये छोटी सी है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। छोटी सी की सारी बॉल काम की है और बड़ी सी है वो सारी ग्राउंड होती है। अब आपके सामने देखिए सीपीयू है, इसको हम डेवलप करेंगे। वही 183 पीपीडी का यूज करेंगे हम। और अगर सीपीयू साइड को आपने अच्छी तरीके से क्लीन किया होगा तो बहुत शानदार सीपीयू आपका डेवलप होगा। रैम साइड हम डेवलप कर चुके हैं, अब सीपीयू साइड हम डेवलप करेंगे। जब आप स्टेंसिल को कोई भी आईसी रिबॉल करते हैं तो आपको एकदम हल्के हाथों से स्टेंसिल को पकड़ के रखना होता है, जोर नहीं देना होता है। एकदम हल्के हाथों से, जितना हल्का हो सके उतना रखना चाहिए। और पीपीडी है वो प्रॉपर फिलअप होनी चाहिए, स्टेंसिल बराबर बॉलों के ऊपर होनी चाहिए। बाकी सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, कुछ भी नहीं है रिबॉलिंग के अंदर। आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आईसी आसानी से रिबॉल कर सकते हो। अब पीपीडी हम फिल कर रहे हैं और वन टाइम
CPU डेवलप करेंगे हम। आपके सामने CPU डेवलप हो रहा है। जितना इजी मैं आपको बता रहा हूँ वास्तव में उतना इजी ही है। अब हम इसको हिट देंगे। टेम्परेचर 300, एयर 50। यहाँ पे हम नोजल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब CPU और रैम को जब हमने बोर्ड से अलग किया था उसमें विदाउट नोजल टेक्निक मैंने आपको बताई थी। आपके सामने वन टाइम CPU ये देखिए रिवॉल्व हो रहा है। बस आपको PPD अच्छी तरीके से फिल करनी है, और जब चिमटी से आप प्रेस करके रखते हैं तब भी आपको एकदम हल्के हाथों से इसको दबा के रखना होता है, वरना क्या होता है बॉल होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो सारा काम है वो एक्सपीरियंस का होता है। थोड़ा मैंने पेस्ट लगाया है और पेस्ट लगा के वापस मैं एक बार इसको हिट कर देता हूँ, जिससे कि अगर कई बॉल छोटे बड़े हो गए हों तो वो भी बराबर हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम आईसी को बाहर निकालते हैं ना स्टेंसिल से, तो वो भी आसानी से निकल जाती है। अब हमने आईसी को बाहर निकाल लिया है स्टेंसिल से, और थोड़ा हम वापस यहाँ पे हिट देंगे तो बॉल अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो जाएंगी। अब आपको मैं आईसी दिखाता हूँ कैसी बनी है अपनी, और मैं वीडियो में CPU और रैम को विदाउट चेक किए हुए आपके सामने लगाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस है। हालांकि सेफ्टी के लिए जब हम CPU लगा देते हैं तो उसके बाद में DC मशीन से हमें रीडिंग देख लेनी चाहिए 140। अगर वहाँ पे रीडिंग गलत आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा CPU सही तरीके से नहीं लगा है। अब रैम को मैं क्लीन कर रहा हूँ, साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि हमेशा सेफ्टी के लिहाज से तो हमें DC पे उसको चेक ही कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम कम रहता है और हैंड स्किल अच्छा है, तो मैं कई बार CPU रैम को कंटिन्यू ही लगा देता हूँ और मेरा रिज़ल्ट 99% ओके ही आता है। हाँ, कई बार ये होता है कि उस पास में जो डिस्प्ले आईसी होती है वो उसके बॉल है वो एक दूसरे को शॉर्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राफिक्स नहीं आते या फिर रीडिंग है वो अब नॉर्मल हो जाती है। तो मैं ग्राफिक अक्सी को रिवॉल्व करता हूँ, न कि CPU वगैरह को हटाता हूँ। तो आपको भी ध्यान रखना है, अगर दोनों लगाने के बाद में भी आपकी रीडिंग अब नॉर्मल रहती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने CPU सही तरीके से डेवलप नहीं किया है। और क्लीनिंग का कितना महत्वपूर्ण योगदान है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आपके सामने ये जो आईसी है रैम है इसको हमने क्लीन कर लिया है, कॉटन की सहायता से साफ करेंगे, फिर इसको डेवलप करेंगे। हमेशा सफाई का विशेष ध्यान रखना आपको। सफाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब रैम को हम डेवलप करने वाले हैं। स्टेंसिल को आपको बराबर बॉल के ऊपर रखना है और फिर PPD फिल कर देनी है। PPD 183 ही यूज में लेनी है आपको, और PPD पेस्ट ये सारे के सारे क्लीनर सब कुछ अच्छा आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि रेट का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है, वरना आपका काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। आराम से PPD फिल करनी है, स्टेंसिल को आहिस्ता आहिस्ता दबा के रखना है।
अब हम कॉटन की सहायता से इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और असेंबली से हैंडल उठा के 350 टेम्परेचर एंड एयर यूज़ करेंगे और 1 टाइम आपकी रैम रिबॉल होगी। क्वालिटी आप खुद देख लोगे। फिनिशिंग बहुत मायना रखती है किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग में। अब हम इसको थोड़ा हिट देके और बॉल को बराबर लेवल पे लेके आएंगे। मोतियों से चमकेगी रैम। क्लीनिंग 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 बार बार बोलता हूँ, आलस नहीं करना है। आप सोचोगे ये बोल तो चल जाएगा, नहीं, प्रॉपर ही होना चाहिए। देखो आप, दिख रहा होगा आपको। 1 टाइम अगर काम करना है तो क्लीनिंग का विशेष ध्यान रखना आपको। ये देखिए, ये रैम है, ये सीपीयू है, दोनों आपको दिख रहा है। मैंने कहीं भी एक भी बॉल छोटा बड़ा नहीं है और अगर आप सिस्टमेटिक काम करोगे तो दिक्कत भी नहीं होगी। अब बोर्ड को हमने स्टैंड पे रख लिया है। सबसे पहले जब हम रैम और सीपीयू हटाते हैं उससे पहले जो कैपेसिटर वगैरह जो लगे रहते हैं पास में, उनको वापस लगा रहे हैं। हालांकि अगर ये आप नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई विशेष इसका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी ने लगाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही लगाए होंगे। तो हम वापस इनको अपनी जगह रख देते हैं। और उसके बाद में हम पहले सीपीयू को अपनी जगह बैठाएंगे, उसके बाद में हम रैम लगाएंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने दोनों बड़े कैपेसिटर और छोटे उसके भाई को लगा दिया है। अब हम थोड़ा सा फ्लक्स बोर्ड पे रखेंगे। फ्लक्स क्या है, आईसी को चिपका लेता है। ज़्यादा यूज करोगे तो आईसी को ज़्यादा मूवमेंट करा देगा और हिसाब का रखोगे तो फिर वो क्या आईसी को अपनी जगह पकड़ के रख लेता है। अब सीपीयू को अलाइनमेंट सेट करना है। जो उसके आईसी के दोनों तरफ जो कॉर्नर होते हैं उनको बीच में रख के और आईसी को बराबर सेट करना है। उसके बाद में आप यहाँ भी ध्यान से देखना, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ आपको। आईसी को हमने अलाइनमेंट कर लिया है। अब आपको टेम्परेचर 360 एयर 40। अब ये जो देखिए आप, मैं जो अब की बार नोज़ल यूज़ कर रहा हूँ वो एकदम बड़ी वाली नोज़ल है। यहाँ पे आपको पहले जब सीपीयू रैम हटाई थी उस समय तो मैंने विदाउट नोज़ल, और अभी लगभग इसका जो आकार है ना वो सीपीयू और रैम की साइज़ का है। तो इससे क्या है, टेम्परेचर बराबर आईसी पे हर बॉल पे बराबर लगता है। तो हमें ज़्यादा तो हाथ को घुमाने की भी आवश्यकता नहीं रहती और आईसी है वो एकदम बहुत शानदार तरीके से बोर्ड पे बैठती है। अब हम लगे हाथ पेस्ट लगा रहे हैं और मैंने यहाँ पे डीसी पे चेक नहीं किया है, एक्चुअली कस्टमर थोड़ा जल्दी में है। और मैं भी जल्दी में हूँ। अब मैं यहाँ पे रैम को रख रहा हूँ।
अलाइनमेंट आपको बराबर सेट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर ली तो फिर आपको वापस सीपीयू और रैम को रिबोल करना पड़ सकता है। अब आईसी को हम बिठा रहे हैं, रैम को सीपीयू के ऊपर। टेम्परेचर है वो 360 रखा है मैंने। नोज़ल सबसे बड़ी, नॉर्मली जो नोज़ल आपके पास होती है उससे जस्ट डबल साइज़ की नोज़ल यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये आप मान के चलिए विदाउट नोज़ल के लगभग ही इसकी साइज़ होती है। अब हम बोर्ड पे डिस्प्ले को लगा रहे हैं और चेक करते हैं इसको। ऑन करके कि क्या रिज़ल्ट आया है। लगता है बैटरी इसकी 0 है। चार्जर लगा लिया है, इंडिकेशन आ गया है। तीन % बैटरी को चार्ज करने के बाद में हम सेट को ऑन कर रहे हैं। आपके सामने सेट ऑन हो गया है, पूरा ऑन होने देते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो दोस्तों ये था आपका ड्यूल डेकर का सीधा सा सिस्टम। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो रैम साइड में आती है। तो आपको रैम पे पेस्ट लगा के 1-2 मिनट तक राउंड घुमाना पीपीडी के साथ में। फिर 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक आपको रैम साइड में क्लीनिंग करनी है। ब्रश से आपको कोई सुई वगैरह कुछ भी यूज़ में लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका सेट ऑन हो गया। तो रैम साइड ओके कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।